नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 11वीं विषय भूगोल अध्याय 16 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के पाठ का सार लेकर आया हूँ। इस पाठ के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। प्रारंभिक चर्चा के दौरान मैं आपसे यह बताना चाहूँगा कि इस अध्याय में हम भारत की संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु इस पाठ में है, इस फोटो में आपको दिख रहा है कि उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, पूर्वी भाग में पूर्वी घाट, पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट और मध्य में उभरे हुए भाग को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। पाठ का सार। भूवैज्ञानिक संरचना और लक्षणों के आधार पर भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रायद्वीपीय खंड, यह सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है। दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त पर्वतमालाएं, ये पर्वत निर्माण की हलचलों के सक्रिय क्षेत्र हैं। तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित एक उपजाऊ मैदान है। प्रायद्वीपीय खंड, यह कच्छ से शुरू होकर अरावली के पश्चिम से दिल्ली तक और फिर राजमहल की पहाड़ियों से होता हुआ गंगा के डेल्टाई भाग तक फैला हुआ है। इसके प्रमुख भाग हैं दक्कन का पठार, भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। पश्चिमी घाट, अरब सागर के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला का विस्तृत भाग जो वन क्षेत्र से परिपूर्ण है। पूर्वी घाट, बंगाल की खाड़ी के किनारे का भाग जो पश्चिमी घाट से कम ऊंचाई वाला और टूटा फूटा है। इन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी प्रमुख नदियां हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जिसके अंतर्गत नर्मदा ताप्ती मुख्य नदी है, मुहाना बनाती है, जिसे एंचुरी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की जलवायु और संसाधन। यहाँ की जलवायु नम होती है तथा मानसून से वर्षा होती है। इस क्षेत्र में काली और लाल मिट्टियां पाई जाती है, जिसके अंतर्गत कपास और चावल और गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक होता है। प्रमुख खनिज जो पाए जाते हैं उसमें लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, कोयला और चूना पत्थर हैं। हिमालय और अन्य पर्वतमालाएं, प्रायद्वीपीय खंड की तुलना में हिमालय और अन्य पर्वतमालाओं की संरचनाएं परिवर्तनशील और दुर्बल है। इन क्षेत्रों में वलय भ्रसन और भूस्खलन जैसी घटनाएं होती रहती है, जिससे स्थलाकृति बनती और नष्ट होती है। अरावली पर्वत वर्तमान में अपरदन कारकों के कारण अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से ही निकलती हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह भारत का तृतीय खंड है, जो वास्तव में एक भू अभिनीत गर्त है। इसका निर्माण हिमालय निर्माण के बाद लगभग 6 से 4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इन मैदानों में नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। भारत की काल व संरचना के अनुसार भिन्नताएं। देश के क्षेत्रफल विभाजन की दृष्टि से 10.7% पर्वतीय, 18.6% पहाड़ी, 27.7% पठारी, 43% भाग मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अध्ययन की सुविधा के लिए भारत के भू आकृतिक खंडों को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा उत्तरी भाग का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठवां द्वीपीय समूह। इसे विस्तार पूर्वक समझाया गया है, जो कि निम्नानुसार है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, जिसे हम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमालय पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व तक धनुष की आकृति में 2400 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। यह पश्चिम से बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार अरकाना योमा तक फैली हुई है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार और दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, पूर्वी नेपाल में ही स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के स्थान पर हुई है। यह मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है, जिसमें भारतीय प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ संपीड़न बल उत्पन्न हुआ, जिससे टेथिस सागर की अवसादों में वलन पड़ गया और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। 7 करोड़ वर्ष पूर्व
भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही थी, अंततः यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। हिमालयन का निर्माण एक आकस्मिक घटना नहीं बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी। हिमालय की उत्पत्ति के 3 प्रमुख चरण हैं। प्रथम चरण लगभग 11 करोड़ वर्ष पूर्व मुख्य हिमालय, जिसे बृहद हिमालय का निर्माण कहा जाता है। इस फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं एशियाटिक प्लेट्स और भारतीय प्लेट्स के टकराने से भारतीय प्लेट ऊपर उठी और एशियाटिक प्लेट नीचे धंस गई, जिससे तिब्बत के पठार और हिमालय का निर्माण कार्य हुआ। द्वितीय चरण 6 करोड़ वर्ष पूर्व मुख्य हिमालय के समीप लघु हिमालय का निर्माण हुआ। तृतीय चरण लगभग 2 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व लघु हिमालय के दक्षिण में बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक पर्वत भी कहा जाता है, निर्माण हुआ। भौगोलिक महत्व: हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक जलवायु विभाजक का कार्य करता है। यह ठंड में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है और मानसूनी हवाओं को रोककर उत्तर भारत में बारिश करवाता है। महान या बृहद या आंतरिक हिमालय: यह हिमालय की उत्तरी सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, जिसमें हिमाद्री भी कहते हैं। यह पश्चिम से सिंधु नदी से पूर्व में और ब्रह्मपुत्र तक है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी प्रमुख चोटियों में माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा 8598 मीटर, नंदा देवी 7822 मीटर, बद्रीनाथ 6257 मीटर, केदारनाथ 6995 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई के कारण ये चोटियां सदा बर्फ से जमी रहती है। इसके प्रमुख दर्रों में जोजिला, काराकोरम और नाथुला दर्रा आते हैं। लघु हिमालय: इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, जो हिमाद्री और शिवालिक पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। यह कम ऊंचाई 2000 से 4500 मीटर तक है। हिमाद्री के समानांतर श्रेणी है। कश्मीर की पीर पंजाल इन पर्वतों के गहरी घाटियों पाई जाती है, जिनमें श्रीनगर घाटी, काठमांडू घाटी मुख्य है। इसके ढलानों पर घास के छोटे छोटे मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में बुग्याल व प्यार कहते हैं। शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग आदि यहाँ पर स्थित हैं। बाह्य और उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी: यह महान हिमालय व मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो पंजाब के पोटवार बेसिन में प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 10 मीटर से 50 मीटर तक है और औसत ऊंचाई 1220 मीटर है। इससे दक्षिण से उत्तर भारत का विशाल मैदान आरंभ होता है। लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, और पूर्व में द्वार कहा जाता है, जिसे हरिद्वार कहते हैं। ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय: यह हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रेणी है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 5200 मीटर है। यहाँ शीत कटिबंधीय जलवायु के कारण वनस्पतियों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। जास्कर पर्वत श्रेणी: यह श्रेणी हिमालय की उत्तरी शाखा में लद्दाख श्रेणी और महान हिमालय के बीच स्थित है। इसमें ट्रांस और जास्कर नदियां हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कामेत है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। यहाँ लद्दाख को कश्मीर से निचले इलाके से अलग करती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी: इस पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम K2 गार्डियन आस्टीन इसी श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन की सीमाओं तक फैली हुई है। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय: इस क्षेत्र में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियां शामिल है। उत्तर पूर्वी भाग ठंडे मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे सुंदर कश्मीर की घाटी और डल झील यहाँ पर स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में बल्टोरा और सियाचिन जैसे बृहद विस्तृत हिमनद इसी क्षेत्र में आते हैं। यह करेवा, हिमोड़ और मोटी परत के रूप में हिमनद चिकनी मिट्टी की जमाव पर केसर की खेती की जाती है। डल झील और बुलर झील मीठे पानी की झीलें हैं। प्रमुख तीर्थ स्थल वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा। दक्षिण भाग में पाई जाने वाली घाटियों को दून, जैसे पठानकोट दून, जम्मू दून कहा जाता है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय: यह क्षेत्र रावी नदी और काली नदी, जिसे घाघरा की सहायक नदी है, के मध्य स्थित है। लघु हिमालय को हिमाचल में धौलधार और उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। दून क्षेत्र शिवालिक और लघु हिमालय के
बीच में अनुदैर्घ्य घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे चंडीगढ़ दून, कालका दून, पटली दून, देहरादून आदि। इन क्षेत्रों में भोटिया जाति के लोग खानाबदोश प्रजाति के हैं जो यहाँ की घाटियों में पाए जाते हैं। फूलों की घाटी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और पंच प्रयाग यहाँ पे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। हिमालय का महत्व एवं लाभ। उपजाऊ उत्तरी मैदान। हिमालय में प्रभावित होने वाली नदियों ने विशाल उत्तरी मैदान की रचना की, जो अन्य देशों की भांति यह बहुत ही उपजाऊ है। मानसूनी पवनों द्वारा जल वृष्टि। मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा प्रदान हिमालय के द्वारा ही किया जाता है। ठंडी हवाओं से रक्षा। उत्तर से आने वाली ठंडी साइबेरियन हवाओं को हिमालय रोकता है। सदा प्रवाहिनी नदियां। सिंचाई साधन सुलभ व जल विद्युत उत्पन्न होता है। वनस्पति और संसाधन। चारागाह, लकड़ी, औषधियां, जंगली जीव जंतु, उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। खनिज भंडार। इन क्षेत्रों में कोयला, खनिज तेल, तांबा, सीसा, स्लेट आदि खनिज उपलब्ध होते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थल। अनेक धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और स्वास्थ्यवर्धक केंद्रों का विकास हुआ। सुरक्षा दीवार। यह आदिकाल से भारत की सुरक्षा दीवार के रूप में काम करती है। भारत की उत्तरी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। इन क्षेत्रों में हिमालय में विशाल वनों के भंडार हैं जिनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। यह नेपाल तथा भूटान के मध्य का छोटा किंतु महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ तिस्ता नदी, कंचनजंगा की ऊंची चोटी व गहरी घाटियां मिलती है। प्रमुख रूप से ये लेप्चा जनजाति के लोग पर्वतीय शिखरों पर निवास करते हैं। इस क्षेत्र में दुआर नामक स्थलाकृति पाई जाती है जिसमें चाय की बागान रोपित किए गए हैं। अरुणाचल हिमालय। इस क्षेत्र का विस्तार भूटान हिमालय के ड्रिक दर्रे तक पाया जाता है। कांगड़ा तथा नामचा बरवा इस क्षेत्र की प्रमुख ऊंची चोटियां हैं। नामचा बारवा को पार कर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिहांग एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। कामेज, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रवाहित होने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रमुख जनजातियां यहाँ की मोनपा, निसी, नागा और डाफला है, जो कि झूम खेती जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत। डिंकू दर्रे से हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में पहाड़ियों के रूप में विस्तृत मिलती है। उत्तर में इन्हें पटकाई बूम पहाड़ियां व मणिपुर की पहाड़ियां तथा दक्षिण में मिर्जा तथा लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। मणिपुर के चारों ओर पहाड़ियों के घिरी मणिपुर घाटी के लोकताक झील मिलती है। बराक इस क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। सिंधु सतलज का मैदान। इसका अधिकांश भाग अब पाकिस्तान में है। भारत में यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर और पश्चिम राजस्थान में फैला हुआ है। इसे आगे पश्चिमी मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान में बांटा जा सकता है। दो नदियों के बीच की भूमि को स्थानीय भाषा में दोआब कहते हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं। दोआब भारत के पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी के दक्षिण और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर के भाग को द्वार कहा जाता है। दून शिवालिक पहाड़ियों और उच्च हिमालयी तलहटी के बीच खुली घाटी को दून कहा जाता है। झूम खेती स्थान बदलकर करने वाली कृषि को झूम खेती कहते हैं। इसे पारंपरिक उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान। यह मैदान भारतीय उपमहाद्वीप का महत्वपूर्ण भू आकृतिक भाग है जो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार भाग के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक लगभग 3200 किलोमीटर तक है। भारत में इसका विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,75,000 वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियां द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना है, जिसमें यह एक अति उपजाऊ प्रदेश है। उपजाऊ मिट्टी, पानी की प्रचुर आपूर्ति और अनुकूल जलवायु इसे कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। इसलिए इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इसी कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व भारत के सभी भौगोलिक विभाजकों में सर्वाधिक है। अरावली पर्वत जो दिल्ली के पास में स्थित है, जल विभाजक का कार्य करता है, जिसके आधार पर इस मैदान को दो मुख्य भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान। संरचना के आधार पर इसे भाबर, तराई, बांगर और खादर में विभाजित किया गया है। पंजाब हरियाणा का मैदान। यह मैदान सतलुज, व्यास, रावी, बिस्ता नदियों द्वारा लाए गए मिट्टियों के जमाव से बना है।
यह पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। नदियों के सारे फैले बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट कहा जाता है। दो नदियों के मध्य की भूमि को दोआब कहते हैं। प्रमुख दोआब पूर्व से पश्चिम की ओर निम्नलिखित हैं। बिस्तार जालंधर दोआब जो कि व्यास और सतलुज नदी के बीच में है। बारी दोआब जो व्यास और रावी नदी के मध्य में स्थित है। रचना दोआब जो रावी और चिनाब नदी के मध्य में स्थित है। चाज दोआब जो चिनाब और झेलम के बीच में, और इसी प्रकार सिंध सागर दोआब जो झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के मध्य में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियों के साथ लगे मैदान में नदियों द्वारा निर्मित खड्डों को स्थानीय भाषा में चो कहते हैं, जो सबसे अधिक होशियारपुर जिले में मिलते हैं। सिंचाई सुविधा के कारण यह मैदान हरा भरा रहता है तथा कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां पे गेहूं, कपास, गन्ना, चना व सरसों की फसलें होती है। राजस्थान का मैदान अरावली पर पहाड़ियों के पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा तक फैला हुआ है, जिसमें मरुस्थली एवं बांगर क्षेत्र शामिल है। यहाँ बालू के बरखान टीलों की प्रधानता है। लूनी यहाँ की प्रमुख मौसमी नदी है। सांबर सबसे बड़ी नदी है जो नमकीन खारे पानी की झील है। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान यह पूर्व से पश्चिम की ओर असम में लगभग 640 किलोमीटर लंबाई एवं 90 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसकी रचना ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई बालू मिट्टी से हुई है। उत्तरी विशाल मैदान का महत्व यह देश के कुल क्षेत्र का 1 से 1/3 भाग पर विस्तृत है। भारत की लगभग 45% जनसंख्या यहीं पे निवास करती है। अत्यंत उर्वरा भूमि होने के कारण इसे अन्न भंडार भी कहा जाता है। यहाँ सदा बहने वाली नदियां हैं, जिसकी सिंचाई और जल विद्युत का विकास भी हुआ है। मिट्टी के निक्षेप के आधार पर इन्हें कई 4 भागों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित है। भाबर यह शिवालिक क्षेत्र के बाह्य दक्षिणी ढलानों पर स्थित है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों का निक्षेप इसकी विशेषता है। अधिक उपयोगी और उपजाऊ नहीं है, नमी कम रहती है यहाँ की। तराई यह भांबर पट्टी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ अदृश्य जलधाराएं पुनः धरातल पर प्रकट होती है, जिससे दलदलों का निर्माण हो जाता है। यहाँ अधिक महीन कणों निक्षेप होता है। जलवायु उष्ण और आर्द्र होने के कारण घनी वनस्पति व वन्य जीव पाए जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। बांगर ये उत्तरी मैदान के वे भाग हैं जहां नदियों द्वारा प्राचीनतम संग्रहित पुरानी मिट्टियां पाई जाती है। खादर ये नवीन मिट्टियों के निक्षेप से निर्मित निचले मैदानी भाग हैं, जहां वर्षा के मौसम के प्रतिवर्ष बाढ़ की जल नवीन मिट्टियों की पतली परत जमा कर देता है। धन्यवाद दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ से जुड़िए और हमें सब्सक्राइब करिए। यद्यपि यह वीडियो बहुत लंबा बना हुआ है, लेकिन यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं एवं वार्षिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।